हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। हम लोग पार्ट 3 का काम करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बारे में जानकारी लेंगे बच्चे। तो बच्चे चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन, बच्चे एक्सक्रीशन क्या है पता है आपको? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। बच्चे फ्रॉग में एक्सक्रीशन कैसे होता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है फ्रॉग में। तो बच्चे किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। हमारे बॉडी से एक चीज डिफरेंट, दैट इज द क्लोएका। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का लोकेशन कहाँ है। तो बच्चे पोस्टेरियरली बॉडी कैविटी में ये सिचुएटेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में। ध्यान से सुनेंगे, पोस्टेरियरली सिचुएटेड इन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब यहां बात करते हैं क्या चीज, यूरेटर की बात करते हैं बच्चे। तो मेल में जो यूरेटर होता है वह कॉमनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह से काम करता है। मतलब क्या चीज कि इसी यूरेटर के थ्रू यूरिन भी पास होगा और इनके स्पर्म्स भी पास होंगे। यानी एक ही डक्ट है जिससे यूरिन भी और उनका स्पर्म्स भी पास होंगे। दूसरा चीज बात करते हैं बच्चे कि फीमेल में क्या होता है। फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग होते हैं, जो कि क्लोएका में अलग अलग खुलते हैं। यानी कि यूरेटर से यूरिन और ओविडक्ट से ओवम का पासिंग होता है, जो कि लास्टली कहां तक जाएंगे, यानी कि ओविडक्ट कहां खुलेगा, क्लोएका में खुलेगा। मतलब बच्चे आप ये समझ सकते हैं कि क्लोएका एक ऐसा जगह है जो meant for excretion, meant for passing of the ova in female and in male, passing of the sperms or the undigested food material, that is fecal matter। ये सब का सब जो है इसी कॉमन स्ट्रक्चर क्लोएका से पास होता है बच्चे। तो ये रही हमारी पूरी बातें एक्सक्रीटरी सिस्टम की फ्रॉग में। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। बच्चे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरह का हो सकता है। एक तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरे को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या उसको हम लोग केमिकल या हार्मोनल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी नाम देते हैं। तो सबसे बच्चे पहले हम लोग बात कर लें न्यूरल सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है इनके कितने तरह के होते हैं। हम लोग को यही पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम कितने तरह का होता है, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं पढ़ना, बल्कि हम लोगों को सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, 3 तरह का होता है बच्चे। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरे को हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं बच्चे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज से बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। ब्रेन आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह क्रेनियम के अंदर में, यानी कि बोनी बॉक्स है जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं बच्चे। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर में यह ब्रेन जो है फ्रॉग का प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा चीज आपको बात बताया जाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
इसमें क्या आता है, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या चीज आया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल यानी कि ये ब्रेन बॉक्स से ढेर सारे नर्व्स निकलते हैं, वो भी स्पेसिफिक है बच्चे, ये मार्क कीजिएगा कि कितने नर्व क्रेनियल नर्व्स होते हैं फ्रॉग में, तो 10 पेयर्स होते हैं। एकदम मार्किंग लाइन है कि हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन फ्रॉग्स, तो दिस आर 10 इन नंबर्स। तो क्रेनियल नर्व्स होते हैं बच्चे और स्पाइनल नर्व्स। स्पाइन दैट मीन्स द बैकबोन से उनका जो निकला हुआ रहता है नर्व्स, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब तीसरी चीजों की चर्चा करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम बच्चे ये आप पहले से नहीं पढ़े हुए होंगे, ये दो तरह का होता है, केवल नाम जानना है आपको। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, कभी सिचुएशन को देख करके कुछ आपका इंटेंस एक्टिविटी जो है को बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कुछ देख ही लिया, अचानक जो है ऑल ऑफ सडन आप डर गए, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक। तो ये क्या चीज, ऐसा ही चीज आपको फ्रॉग में मिलेगा। उनमें भी अगर वो नर्वस सिस्टम के थ्रू उनको पता चलता है कुछ भी चीज, तो उनका इंटेंस एक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है, जिसमें हार्ट बीट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही बढ़ते जाए, सपोज कर लीजिए हार्ट का बीट बढ़ गया, लंग्स का जो है फंक्शन जो है बढ़ गया, अगर ये सब बढ़ता ही जाए, आपका सारी एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ते ही जाए, तो कहां तक बढ़ करके जाएगा, इसको नीचे भी आना जरूरी है। तो इसको नीचे लाने के लिए बॉडी में एक सिस्टम और होता है, नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो सारे सिस्टम को ला करके इन बिटवीन रखता है, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग फ्रॉग में तीन तरह के नर्वस सिस्टम की जानकारी लिए। एक को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरे को हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब बच्चे बात करते हैं हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन इनका जो है 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके मेन पार्ट का नाम बता रहे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स दैट मीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग। और उसके बाद दूसरा जो है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या चीज, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और तीसरा जो होता है अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन। फोर ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स हम लोग को देखने को मिलेगा फ्रॉग में, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में क्या होता है, तो मिड ब्रेन में बच्चे पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, विजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मिड ब्रेन में पाया जाता है पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स। तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में बच्चे हम लोग 2 पार्ट का स्टडी करेंगे, सेरिबेलम पीछे, और दूसरा क्या चीज, मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा क्या चीज है, जिसको कि ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। बच्चे मेडुला ऑब्लंगाटा जो है, यह एक होल से ये पास कर, स्कल में एक होल होता है इनका, जिसको हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, ये याद रखेंगे, स्कल में एक होल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसी से मेडुला ऑब्लंगाटा बाहर निकलता है और वो फाइनली स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन कर लेता है। तो बच्चे इस तरह से हम लोगों ने
फ्रॉग के अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़े। ब्रेन के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। बच्चे, सेंसरी ऑर्गन्स में इनका पहला चीज टच। ये टच किससे काम करता है? ये काम करता है सेंसरी पैपिली से। ध्यान रखेंगे, टच क्या चीज से काम करता है? सेंसरी पैपिली से। दूसरा है टेस्ट। ये टेस्ट बर्ड से काम करता है। इनके टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। स्मेल, ये नेशनल एपिथेलियम उनका होता है, इसके माध्यम से करते हैं। और विजन इनकी आईज से। और हियरिंग जो होता है इंटरनल ईयर, जिसमें टिम्पैनम होता है। बच्चे, एक चीज और जानना है इनमें कि टच, टेस्ट, स्मेल और विजन, ये ऑर्गन्स इनके ऐसे हैं जिसमें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स इसमें पाए जाते हैं। जबकि इंटरनल ईयर यानी कि टिम्पैनल जो है, कहा जाए कि ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इनका सेंस ऑफ हियरिंग जो है अदर्स के कंपैरिजन में हाईली डेवलप्ड होता है। तो ये बच्चे हम लोग बात कर लिए सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज? इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग दो बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज मिलेगा? पहला चीज मिलेगा इसमें कि पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, और एक चीज आपको नया टर्म इस पे मिलेगा बच्चे, बीडर्स कैनाल, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तीसरा चीज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इस पर भी हम लोग हमारी चर्चा हो चुकी है, फिर भी बात किया जाएगा। और क्लोएका। तो ये 4-5 चीजें जो हैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं बच्चे कि टेस्टिस ये कहां पाया जाता है? ये किडनी के आसपास, किडनी से ये अटैच्ड रहता है। एक खास तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको हम लोग कहें क्या चीज कि डबल फोल्ड पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम का मतलब क्या चीज? एक तरह का मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये डबल फोल्डेड पेरिटोनियम होते हैं, जिसको हम लोग मेसोर्कियम कहते हैं। एग्जैक्ट टर्म क्या चीज है? मेसोर्कियम। क्या बात सुने आपने कि टेस्टिस किडनी से एक डबल मेम्ब्रेनस ने कहा है कि डबल फोल्ड पेरिटोनियम से अटैच्ड होता है। और उस डबल फोल्ड पेरिटोनियम का नाम हम लोग क्या ले सकते हैं? मेसोर्कियम कर सकते हैं बच्चे। दूसरी बात हम लोग समझें कि वासा इफरेंसिया, ये वासा इफरेंसिया क्या चीज है? टेस्टिस से बच्चे बहुत सारे जो है ना फाइन ट्यूबुलस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। डायरेक्ट जो है टेस्टिस से वो क्या निकलते हैं? फाइन ट्यूबुलस स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको हम लोग वासा इफरेंसिया कहते हैं। और मालूम होना चाहिए कि इनमें वासा इफरेंसिया कितने होते हैं? 10 to 12 होते हैं। और ये वासा इफरेंसिया जो है कहा टेस्टिस से निकल करके और वो कहा जाता है डायरेक्ट किडनी में चला जाता है। वासा इफरेंसिया कहा जाते हैं? इंटर्स इनटू किडनी। और वहां पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बीडर्स कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बीडर्स कैनाल कहते हैं। और बीडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट को ये ट्रांसफर होता है। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट आपको मालूम होना चाहिए वो कहाँ खुलता है? क्लोएका में खुलता है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग फिर से एक बार बात कर लें कि क्लोएका जो है किसके लिए यूज होता है? फॉर द पासिंग ऑफ फीकल मैटर, यूरिन एंड देयर स्पर्म। अब बात करते हैं हम लोग उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बच्चे इनमें पेयर ऑफ ओवरीज होंगे और ये भी किडनी के ही पास होंगे, लेकिन उनसे कोई फंक्शनल अटैचमेंट नहीं होता है। ध्यान दीजिए कि आपने अभी पढ़ा क्या चीज कि टेस्टिस उससे अटैच्ड होता है किडनी से। क्या चीज से अटैच होता है? मेसोर्कियम से।
लेकिन ओवरी जो है किसी भी तरह का, ओवरी और किडनी में किसी भी तरह का फंक्शनल अटैचमेंट नहीं होता है। अब ओवरी से दो ओवरी है तो दोनों ओवरी से एक पेयर ऑफ हम लोग की ओविडक्ट निकलता है, और वह ओविडक्ट जो है क्लोएका को अलग अलग ज्वाइन करता है। और एक चीज और यहां पर स्पेसिफिक कहें हम लोग कि एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होती है एट ए टाइम 1500 से लेकर के 3000 एग्स एट ए टाइम ले करती है। फिर से सुनेंगे हम लोग कि एक मैच्योर फ्रॉग जो है 2500 से लेकर के 3000 तक एग एट ए टाइम ले कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन की। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन बच्चे एक्सटर्नल होता है, अर्थात कि ये एग्स भी, अनफर्टिलाइज्ड एग भी पास होता है वाटर में, और स्पर्म्स भी पास होते हैं जहां पर ये एक दूसरे से फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद फिर क्या चीज, अब डेवलपमेंट की बारी आती है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, इनडायरेक्ट होगा। मतलब पहले ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, टेडपोल में। एक फर्टिलाइज्ड एग से क्या चीज का डेवलपमेंट होगा इनका, टेडपोल में, और वह टेडपोल का मेटामॉर्फोसिस होगा, तब जाकर के एक एडल्ट फ्रॉग में ये डेवलप होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक टेडपोल में क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें लंग्स नहीं होता बच्चे, उसमें गिल्स होता है, टेल्स होता है, और उसमें लिम्स नहीं होते हैं। जबकि फ्रॉग में क्या होता है, लंग्स भी होते हैं, लिम्स भी होता है, और टेल नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग फ्रॉग की सारी सिस्टम से आज इंट्रोड्यूस हुए, और चैप्टर भी यहाँ कंक्लूड हुआ। हमें आशा है आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वीडियो आप बार बार देखिए, आपको हर तरह की बातें समझ में आएगी। और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसका हम जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।